हाय गाइस, मैं हूं आपके डिज़ाइन वाले भैया और आज है आपके यूआई यूएक्स जर्नी का क्लास 2। तो सबसे पहले आज एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं कि यूआई यूएक्स होता क्या है। लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूआई अलग है, यूएक्स अलग है। लोगों ने ऐसा हवा बना रखा है यूआई यूएक्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है तो यूएक्स ही। यूआई उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ यूआई सीख करके जॉब के लिए एलिजिबल हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यूएक्स आना ही चाहिए। जब तक आपको यूएक्स नहीं पता रहेगा, जब तक आपको यूएक्स की नॉलेज अच्छी नहीं रहेगी, तब तक आप यूआई अच्छा नहीं बना पाओगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास का रिकैप दे देता हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूजर अंडरस्टैंडिंग, जर्नलिंग, डिजाइन प्रोसेस, डबल डायमंड थ्योरी, आईडीईओ प्रोसेस एंड डिजाइन थिंकिंग। जिन्होंने क्लास 1 अटेंड नहीं किया था, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अगर मेरी डिलीवरी आपको थोड़ी स्लो लगे तो आप 1.5x पर देख सकते हो। आज के क्लास में हम कवर करेंगे यूएक्स सेंटर डिजाइन, जिसमें आता है यूएक्स लर्निंग, यूएक्स रिसर्च, इनसाइट ट्रांसलेशन और ऑनगोइंग इवेल्युएशन। और फिर है यूआई फंडामेंटल, जिसके अंदर आता है विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल, एक्सेसिबल डिजाइन, डिजाइनिंग एक्सपीरियंस और मूड बोर्ड। आज का क्लास थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम उसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे यूजर सेंटर्ड डिजाइन और दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे यूआई फंडामेंटल्स। ठीक है? पहले समझते हैं यूजर सेंटर्ड डिजाइन होता क्या है। यूजर सेंटर्ड डिजाइन इज एन आइटरेटिव फ्रेमवर्क इन यूआई यूएक्स दैट प्रायोरिटाइज यूजर नीड्स, बिहेवियर, गोल एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब यूजर सेंटर्ड डिजाइन में हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, बल्कि ये सोचते हैं कि यूजर को क्या इजी, यूजेबल और समझने में आसान लगेगा। ये है यूजर सेंटर्ड डिजाइन का फ्रेमवर्क, वेयर वी अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज, specify user requirements, design solution, evaluate against requirements। मान लो आप एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो। अगर आप बिना यूजर से पूछे यूआई डिजाइन कर देते हो, सोल्यूशन के साइड चले जाते हो, तो ये यूजर सेंटर डिजाइन नहीं है। तो फिर यूजर सेंटर डिजाइन है क्या? यूजर सेंटर डिजाइन में आप पहले पता करते हो कि यूजर खाना कैसे ऑर्डर करता है, उसे कहाँ दिक्कत आती है, उसे कौन से फीचर चाहिए, ऐप कितनी आसानी से उसे समझ में आ रहा है। तो ये जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो, इसको बोलते हैं यूजर सेंटर डिजाइन। जब आप ये चीजें एनालाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप यूजर सेंटर डिजाइन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। अब उसमें क्या करना होता है? पहले आप यूजर रिसर्च करते हो कि यूजर कौन है, उसकी जरूरतें क्या है, उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आप आइडिएशन करते हो, जहाँ पे आप सोल्यूशन डिजाइन करते हो कि यूजर की प्रॉब्लम क्या है, उसे कौन सा सोल्यूशन चाहिए। उसके बाद आप डिजाइन और प्रोटोटाइप करते हो और फिर यूजर के साथ टेस्ट करते हो, यूजर के साथ चेक करते हो कि ये डिजाइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और बेस्ड ऑन द यूजर फीडबैक आप उसको इम्प्रूव करते हो। यही है यूजर सेंटर डिजाइन, जहाँ पे आप यूजर की नीड्स, प्रॉब्लम, उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप पहले रखते हो। अब यूजर सेंटर डिजाइन में थोड़ा डीप चलते हैं, तो वहीं पे आता है यूएक्स लर्निंग लूप। A UX learning loop is an iterative process of designing, testing and refining the product based on the real user feedback। अब इसका मतलब क्या हुआ? UX learning loop एक continuous process है, जिसमें डिजाइन, यूजर फीडबैक और इम्प्रूवमेंट बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये व्हाट्सएप का इंटरफेस है ना? तो पहले जब आप मैसेज भेजते थे, तो ना उसमें डिलीट करने का फीचर था, ना उसमें एडिट करने का फीचर था। ठीक? तो जब आपने कुछ मैसेज भेजा और उसमें कुछ गलतियां हो जाती थी, तो आपको दोबारा मैसेज टाइप करके भेजना पड़ता था। ये एक प्रॉब्लम था। तो व्हाट्सएप ने उसको कैसे सॉल्व किया? तो पहले व्हाट्सएप ने इसको एनालाइज किया कि क्या ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, क्या इसे सॉल्व करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने रिसर्च किया, जब उनको पता चला कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो बड़ी है, तो उन्होंने पहले डिलीट मैसेज का फीचर दिया। ठीक? कि मैंने कोई मैसेज भेजा है, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। फिर उन्होंने देखा यार इससे काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने फिर एक फीचर दिया डिलीट फॉर एवरीवन। तो जब मैं डिलीट फॉर एवरीवन करता हूँ, तो मैसेज मेरे एंड से भी और जिसको मैंने भेजा है उसके एंड से भी वो मैसेज डिलीट हो जाती है। अब उनको लगा यार ये डिलीट करने से काम नहीं चल रहा, लोग कितना बार बार डिलीट करेंगे। अब व्हाट्सएप ने क्या किया? व्हाट्सएप ने एडिट मैसेज का फीचर दे दिया। अब इससे क्या हुआ? यूजर को बहुत कन्वीनियंस हो गया
कि अगर उन्होंने कभी कोई गलती से कोई मैसेज भेज दिया तो वो आराम से एडिट कर सकते हैं बाद में। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया यूएक्स लर्निंग लूप के वजह से, जहाँ पे आपने पहले प्रॉब्लम को डिस्कवर किया, उसे समझा, फिर उसे डिफाइन किया, फिर उसे आइडिएट किया कि आखिर इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर वो सॉल्यूशन आपने डिजाइन किया, फिर उसे टेस्ट किया। तो ये एक फेज हो गया। फिर अब आपको नई प्रॉब्लम कोई समझ में आई तो फिर उसे समझेंगे, फिर डिफाइन करेंगे, फिर आइडिएट करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे और फिर जाकर के टेस्ट करेंगे। तो यही है यूएक्स लर्निंग लूप, जहाँ पे आप चीज़ों को बनाते हो, उसे डिफाइन करते हो, आइडिएट करते हो, डिज़ाइन करते हो, डिप्लॉय करते हो और ये प्रोसेस बार-बार चलता चला जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं बनती। जो भी सॉल्यूशन आपको फर्स्ट स्टेज पे परफेक्ट लग रहा है, आप उसे डिप्लॉय कर दो। फिर देखो कि यूज़र को क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है तो वेल एंड गुड, आ रही है तो फिर उसे फिक्स करो, फिर डिप्लॉय करो। फिर देखो यूज़र कहाँ अटक रहा है, फिर उसे समझो, फिर उसे सॉल्व करो। तो ये आइटरेटिव लूप है, ये चलता ही रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है यूएक्स रिसर्च। अब समझते हैं यूएक्स रिसर्च क्या होता है। UX research is a systematic study of target user, including their behavior, need, motivation to inform and improve the design of the product and services. अब रिसर्च दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम समझते हैं यूज़र क्या सोचता है, क्या करता है, क्या महसूस करता है, ये सारी चीज़ें हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एनालाइज करते हैं। इसमें हम डेटा से ज़्यादा यूज़र की ओपिनियन, बिहेवियर और एक्सपीरियंस को समझते हैं। और वहीं पे क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा के थ्रू यूज़र का बिहेवियर समझते हैं। इसमें मेजरेबल डेटा कलेक्ट करते हैं, यूज़र का पैटर्न समझते हैं, उसका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, उसका डिसीजन और बिहेवियर मेजर करते हैं। मान लो आप फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो, तो यूज़र से आप पूछते हो आपको खाना ऑर्डर करते समय सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आती है, तो यूज़र बोलता है मेन्यू ढूंढने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये है क्वालिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे आपने यूज़र की फीलिंग और उसकी प्रॉब्लम को समझा, उसके एक्सपीरियंस को समझा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको पता चलता है कि 70% यूज़र पेज चेकआउट पे ऐप छोड़ देते हैं। मतलब मान लो ऐप पर 100 लोग आए, 30% वो थे जिनको मेन्यू भी अच्छे से समझ में आया, खाना भी उन्होंने अपने हिसाब से कार्ट में ऐड किया और ऑर्डर भी प्लेस कर लिया। वहीं पे 70% ऐसे लोग थे जिनको मेन्यू भी अच्छे से समझ में आया, खाना भी उन्होंने अपने हिसाब से ऐड कर दिया, बट उन्होंने चेकआउट नहीं किया। अब ये बिहेवियर हमें कैसे पता चलता है? तो ये बिहेवियर हमें पता चलता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जहाँ पे हम यूज़र वाइज डेटा निकालते हैं कि कौन सा यूज़र किस ऐप पे ज़्यादा देर टिक रहा है, कौन सा यूज़र कौन सा खाना ज़्यादा ऑर्डर कर रहा है। तभी जब भी आप फूड ऑर्डर करने जाते हो ज़ोमैटो या स्विगी में, तो उनको भी आपका बिहेवियर पता होता है कि आप पिज़्ज़ा ज़्यादा ऑर्डर करते हो, बर्गर ज़्यादा ऑर्डर करते हो, तो सबसे पहले आपको उन्हीं चीज़ों का ऑफ़र दिखाते हैं, ऐड दिखाते हैं। क्योंकि ये जो फूड ऑर्डरिंग कंपनी है या जो भी कंपनी या कोई भी कंपनी हो, ये हमेशा 2 रिसर्च मेथड को यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जहाँ पे वो बिहेवियर भी देखते हैं और पर यूज़र वो डेटा भी देखते हैं कि कौन से यूज़र ऐप पे कैसे बिहेव कर रहा है और उस पर्टिकुलर यूज़र के हिसाब से उस पर्टिकुलर यूज़र का एक बैच बनाते हैं और उस बैच के हिसाब से उस यूज़र को ऐप पे ट्रीट किया जाता है। तो ये 2 रिसर्च आपको समझ में आ गए। अब 2 रिसर्च मेथड और समझते हैं, जहाँ पे आती है एटीट्यूडनल रिसर्च और बिहेवियरल रिसर्च, जो अभी मैं आपको बता रहा था। एटीट्यूडनल रिसर्च, इसमें हम यूज़र की फीलिंग समझते हैं, उनकी ओपिनियन समझते हैं। यूज़र हमें खुद बताता है कि वह क्या सोचता है और वो क्या पसंद करता है। अब ये कैसे किया जाता है? ये होता है यूज़र इंटरव्यू के थ्रू, जहाँ पे आप उससे सवाल पूछते हो, यूज़र फीडबैक लेते हो, सर्वे करते हो। मान लो आपने उसे पूछा कि इस ऐप में, इस फूड ऑर्डरिंग ऐप में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, या आपको ऐप इस्तेमाल करते वक्त क्या प्रॉब्लम आती है। तो जो यूज़र बोलता है ना, वही होती है एटीट्यूडनल रिसर्च। अब आती है बिहेवियर रिसर्च। बिहेवियर रिसर्च में हमें समझ में आता है जो यूज़र मैक्सिमम टाइम बोलता है वो एक्चुअली करता नहीं है। मतलब उसके करने और बोलने में काफ़ी डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जब यूज़र ऐप को यूज़ कर रहा होता है तो आप ऑब्जर्व करते हो। मान लो आपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लिया है ना, तो आप डेटा देखते हो कि उसका क्लिक रेट क्या है, वो कितनी जल्दी किस बटन पे क्लिक कर रहा है,
कहाँ पे टाइम ले रहा है, किस स्क्रीन को जल्दी समझ रहा है, किस स्क्रीन को समझने में लेट कर रहा है। तो आप एक तो ट्रैक कर लेते हो, उसका बिहेवियर ट्रैक कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि जो आपने ऐप बनाया है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो कितना यूज़र के लिए एफिशिएंट है, कौन से बटन को समझने में उसे दिक्कत आ रही है। अगर उसे तुरंत-तुरंत समझ में आ रहा है, तो उसने तुरंत खाना सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया, चेकआउट कर लिया। उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको मेन्यू ढूँढने में दिक्कत आ रहा है, उसको वेज नॉन-वेज ढूँढने में दिक्कत आ रहा है ना? या फिर उसे जो फूड चाहिए वो ऐप पे मिल नहीं रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो ये बिहेवियर नोटिस करते हो। अब कई बार आप जाओगे, उससे पूछोगे कि भैया ऐप यूज़ करने में कोई दिक्कत आती है? तो आपके सामने बोल देगा नहीं, मुझे ऐप यूज़ करने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसे तो अच्छा फ़ील करवाना है ना आपको। बट जब आप बोल दो कि अच्छा आप एक ऑर्डर करके दिखाओ, तब आपको समझ में आता है कि भाई पूरा ऐप फटा हुआ है, यहाँ यूज़र ही स्ट्रगल कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि खाना कहाँ से ऑर्डर करते हैं, है ना? उसको कार्ट समझ में नहीं आ रहा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि पेमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं बिहेवियर रिसर्च के अंदर, जहाँ पे वही बात है कि जितनी बार जो यूज़र बोलता है वो एक्चुअली में वो कर नहीं रहा होता है, वो बस बोलने के लिए बोल देता है ना? यूएक्स रिसर्च थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, आपको लगेगा भाई कितना रिसर्च बताएगा, बट द थिंग इज़ कि जितना रिसर्च पे आपका अच्छा पकड़ रहेगा, जब आपकी यूज़र अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, यूज़र की बिहेवियर को समझने का, उसके पैटर्न को एनालाइज़ करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा, आप उतना अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, उतना अच्छा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उतना अच्छा चीज़ों को एफिशिएंट और यूज़ेबिलिटी वाइज़ बिल्ड कर सकते हो। अब आते हैं यूज़र रिसर्च मेथड पे। उधर जो आपने पढ़ा वो था यूएक्स रिसर्च मेथड, यानी यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च मेथड। ये है यूज़र रिसर्च मेथड। अब कहोगे यूज़र एक्सपीरियंस अलग होता है, यूज़र रिसर्च अलग होता है। हाँ भाई, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये चीज़ें अलग-अलग हैं, है ना? अब यूज़र रिसर्च मेथड के अंदर आता है नेचुरल सेटिंग, जहाँ यूज़र नॉर्मली प्रोडक्ट यूज़ करता है, जैसे घर, ऑफ़िस, ट्रेन, मार्केट। यहाँ यूज़र रियल बिहेवियर दिखाता है, ठीक है? उसके बाद आता है लैबोरेटरी सेटिंग, जहाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, जैसे यूएक्स लैब हो गया, टेस्टिंग रूम हो गया, या जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटअप लगा देते हो, तो यहाँ पे आप रिसर्च को ऑब्जर्व करते हो, तो इसको बोलते हैं लैबोरेटरी सेटिंग, है ना? उसके बाद आती है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी रिसर्च में क्या होता है, आप यूज़र की रियल लाइफ और उसके इन्वायरमेंट पे रिसर्च करते हो। मान लो आप फार्मर्स के लिए ऐप बना रहे हो, तो आप उस गाँव में जा कर के देखते हो कि वो फार्मर मोबाइल को कैसे यूज़ कर रहा है। और ये सिर्फ़ एक ऐप के लिए नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट जब डिज़ाइन किया जाता है तो उस पर्टिकुलर यूज़र पे रिसर्च किया जाता है। जैसे जब बाटा ने अपना नया जूता बनाया था, तो एक गाँव में 2 लोगों को भेजा गया था, ठीक है? तो एक ने बोला सर यहाँ पे कोई जूता नहीं पहनेगा क्योंकि सब चप्पल पहनते हैं, और एक ने बोला कि सर यहाँ लोग जूता पहनेंगे क्योंकि सब चप्पल पहनते हैं, उनको जूता वाला एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये कैसे निकल कर के आया? तो ये आती है एथनोग्राफी रिसर्च से, जहाँ पे आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जा करके यूज़र को स्टडी करते हो, यूज़र के बिहेवियर को समझते हो। ऐसा एक और एग्जांपल है जिलेट का। अब जिलेट क्यों नहीं मार्केट में चल पाया पहले? क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से रिसर्च नहीं किया। जिलेट फॉरेन का प्रोडक्ट है। उन्होंने इंडियन मार्केट के हिसाब से तो बनाया, बट उन्होंने रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। अब उन्होंने क्या सॉल्व नहीं किया और कैसे जिलेट इंडियन मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, ये आपका टास्क है। आप जाकर के जिलेट मार्केटिंग के बारे में पढ़ो कि जिलेट पूरे पैन इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे घर-घर तक पहुँचा। आजकल हर कोई घर में ही जिलेट रेज़र यूज़ करके सेव कर रहा है। अब दूसरे टॉपिक के चलते हैं, वो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इसमें रिसर्चर यूज़र को ऑब्जर्व करता है बिना उसे इंटरफेयर किए। आप देखते हो लोग मेट्रो टिकट ऐप कैसे यूज़ कर रहे हैं, बस आप ऑब्जर्व करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, उसे देखते हो और एनालाइज करते हो। उसके बाद आती है कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी। इसमें ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन दोनों होते हैं। रिसर्चर यूज़र को काम करते हुए देखता भी है और बीच-बीच में सवाल भी करता है। मान लो आप किसी दुकानदार को पेमेंट ऐप यूज़ करते हुए ऑब्जर्व करते हो और सवाल भी पूछते हो कि भैया यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ आपको क्या दिक्कत आ रही थी? तो बताएगा यार यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये बटन ब्लू किया हुआ है, तो मैं दबाने से पहले 2 बार मुझे सोचना पड़ता है कि क्या ये सेफ है या नहीं है। उसके बाद आती है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। इसमें रिसर्चर के पास प्रिपेयर्ड क्वेश्चन होते हैं। वो कुछ क्वेश्चन फिक्स करके ले जाता है कि मुझे इस लेवल पे क्वेश्चन करना है,
ताकि मुझे प्रोडक्ट लेवल पे और क्लैरिटी मिले। फिर आती है यूजेबिलिटी स्टडी। इसमें यूज़र को एक टास्क दिया जाता है और देखा जाता है कि वह प्रोडक्ट कितना आसानी से यूज़ करता है। मान लो मैं आपके पास आया और मैंने आपको एक ऐप दिखाया और मैं आपको बोला भैया इस ऐप को यूज़ करके एक अपने पसंद का खाना ऑर्डर कर लो। तो अब मैं इसमें ऑब्ज़र्व करूँगा कि आपको जो मैंने ऐप दिया है उसे आप कितनी आसानी से यूज़ कर रहे हो या नहीं। तो यहाँ होती है यूज़ेबिलिटी स्टडी कि यूज़र उस ऐप को कितनी आसानी से यूज़ कर पा रहा है, उसके लिए ये प्रोडक्ट यूज़ेबल है या नहीं है। अब इसकी हायरार्की समझो। एथनोग्राफी, डीप लाइफ अंडरस्टैंडिंग, नेचुरलिस्टिक बिहेवियर, रियल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, है ना। कॉन्टेक्चुअल, जहाँ पे आप ऑब्जर्व भी करते हो और सवाल भी करते हो। इंटरव्यूज़, जहाँ पे आप डायरेक्ट यूज़र से बात करते हो। और प्रोडक्ट टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं यूजेबिलिटी स्टडी, जहाँ पे आप यूज़र को एक ऐप देते हो और उसे एक टास्क देते हो और बोलते हो कि ये खाना ऑर्डर कर दो। ठीक, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आते हैं इनसाइट ट्रांसलेशन पे। इनसाइट ट्रांसलेशन इन यूआई यूएक्स इज अ क्रूशियल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा एंड यूजर ऑब्जर्वेशन इनटू एक्शनेबल एम्पैथेटिक डिजाइन सॉल्यूशन। मतलब अभी यूज़र रिसर्च में जितना आपने नोट्स बनाया, उसके ऑब्जर्वेशन किए, यूज़र से जो आपने बात की, जो उनको आपने ऐप टेस्ट कराया, है ना, ये सारे जितने आपके इंसाइट्स थे, ये जो आपका रॉ डेटा है ना, ये जो आपने यूज़र के साथ एम्पैथी बिल्ड की, इसका आप एक एक्शनेबल सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हो कि जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे ये इंसाइट है। इस रॉ डेटा का ये मोटा मोटा इंसाइट्स है कि यूज़र का ये बिहेवियर है, ये पैटर्न है, यूज़र ऐसी अपनी ज़िंदगी जीता है। और इस इंसाइट के बेसिस पे फिर एक सॉल्यूशन डिज़ाइन किया जाएगा। आपकी जो रॉ डेटा है उसमें मल्टीपल लेयर ऑफ प्रॉब्लम है, तो ये पूरा जो रॉ डेटा है जितना आपने रिसर्च किया है और इसके बेसिस पे फिर एक सॉल्यूशन डिज़ाइन होगा उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए। अब समझते हैं ऑनगोइंग इवैल्यूएशन क्या होता है। Ongoing evaluation in UI UX is a continuous and iterative process of essential and digital product usability and performance throughout the life cycle to ensure it meets user needs and business goal। मतलब बहुत सिंपल है, जो ऐप आपने बनाया है उसे थ्रू आउट द टाइम आप यूज़र के साथ टेस्ट करते रहते हो, है ना, उसे इम्प्रूव करते रहते हो और समझते रहते हो कि यूज़र को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या फिक्स करना चाहिए। और ये थ्रू आउट द टाइम चलता रहता है। जब से आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जब से आपका यूज़र आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तब से आप उसमें थोड़े थोड़े करके चेंजेस लाते रहते हो, थोड़े थोड़े डिज़ाइन इम्प्रूव करते रहते हो। जब भी आपके फ़ोन में कोई अपडेट आता है तो वर्जन 1 होता है, वर्जन 2 होता है, वर्जन 3 होता है। ये कैसे आता है? तो जब आप वर्जन 1 यूज़ कर रहे थे उसमें कुछ लिमिटेड फीचर थे, फिर प्रोडक्ट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई यूज़र के हिसाब से, तो वर्जन 2 आया, वर्जन 3 आया। इसीलिए आपके फ़ोन में बार बार अपडेट्स आते रहते हैं, क्योंकि जिस कंपनी का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो वो लोग फ़ोन को धीरे धीरे करके और इम्प्रूव करते रहते हैं और एफिशिएंट बना रहते हैं यूज़र के हिसाब से। यही होती है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, जहाँ पे कंपनीज यूज़र के हिसाब से प्रोडक्ट को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहते हैं। की एस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग इवैल्यूएशन क्या है? जहाँ पे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होती रहती है, यूज़र सेंट्रिक फोकस रहता है, डेटा ड्रिवन डिसीजन होती है। तो हर छोटे छोटे चीज़ पे यूज़र का डेटा एनालाइज किया जाता है और उस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। अगर चेकआउट पे फ्रिक्शन है तो पहले हम ये देखेंगे कि कितना परसेंट फ्रिक्शन है। अगर 1% फ्रिक्शन है तो वो मेरे लिए P1 नहीं रहेगा। बट अगर फ्रिक्शन मेरा 10% है तो मेरे लिए टेंशन की बात है कि यार 10% लोग चेकआउट पेज को छोड़ दे रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से फिर सॉल्व करूँगा। अब इसके कॉमन मेथड क्या है? तो उसमें आती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, जहाँ पे आप यूज़र को ऑब्जर्व करते हो। फिर है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, विच इज़ एक्सपर्ट लेड रिव्यूज बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड यूजेबिलिटी प्रिंसिपल टू आइडेंटिफाई यूआई इश्यूज। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके ऐप के यूआई को इवैल्यूएट करते हैं और फिर चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। फिर आती है ए बी टेस्टिंग। ठीक, ए बी टेस्टिंग की एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि ए बी टेस्टिंग होती क्या है। तो ए बी टेस्टिंग में आप हर डिज़ाइन के 2 वेरिएशन बनाते हो और 2 अलग अलग यूज़र के साथ टेस्ट करते हो। ठीक है, जो फीचर जिस यूज़र सेगमेंट में अच्छा काम करेगा वही ऐप में आगे कंटिन्यू किया जाता है। फिर आती है एनालिटिक्स रिव्यू, जहाँ पे आप
फिर कन्वर्जन रेट को मॉनिटर करते हो, यूजर इंगेजमेंट के हिसाब से यूजर रिटेंशन देखते हो टू एक्सेस द यूजर परफॉर्मेंस। ऑनगोइंग इवोल्यूशन के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, इससे आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होती जाती है, रिस्क रिड्यूस होता चला जाता है, यूजर चर्न कम होते चले जाते हैं और यूजर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, जिससे यूजर आपके प्रोडक्ट को ट्रस्ट करने लगते हैं। तो इसलिए आप ऑनगोइंग इवोल्यूशन करते रहते हो, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाते रहते हो।